हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, चीन ने जो है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे जो है 500 मीटर एपर्च्योर सेपेरिकल टेलीस्कोप नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइजोंग के पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में जो है चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। आपका जो 500 मीटर एपर्च्योर सेपेरिकल टेलीस्कोप जो है, जो शॉर्ट में इसको फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में फास्ट है, ने साल जो है आपका 2016 में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया था। इससे पहले जो है 53 वर्षों तक जो है आपका अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप की डिस्क का व्यास जो है 1600 फुट यानी कम से कम करीब जो आपका 500 मीटर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, हाल ही में जो है तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है, जिसमें इससे पहले जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, शॉर्ट में लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका एक ऐसा केंद्र है, और ये अभी है दूसरा ऐसा हो जो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूहों के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लॉरेंज, ट्रॉन्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को वर्मिन घोषित किया था। इसके तहत जो है स्थानीय अधिकारियों को 1 वर्ष तक शिमला में कुछ चिन्हित गैर वन क्षेत्रों में इस जानवर को मारने की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने जंगलों के बाहर इस प्रजाति की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर कृषि को क्षति पहुंचने समय जीवन और संपत्ति के नुकसान की भी सूचना दी है। रिसस मैकॉक बंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। यदि यह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा होता है तो कानून एक विशिष्ट अवधि के लिए इसे वर्मिन घोषित करके उसका शिकार करने की अनुमति देता है। बात करते हैं वर्मिन पशु होते क्या हैं। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के 62 के अनुसार राज्यों द्वारा केंद्र को वन्यजीवों की एक सूची भेजी जाती है, जिससे यह अनुरोध किया जाता है कि चयनित पशु को वर्मिन घोषित कर उसके वध की अनुमति दी जाए। वन्यजीव कानून के प्रजातियों को 1 से 5 तक अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। अनुसूची की जो अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान है। जंगली सुअर, नीलगाय और रिसस मैकॉक अनुसूची 2 और 3 के तहत संरक्षित है, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जो है आपका वारासात यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारी अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक।
देखिए हाल ही में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध जो है आपका 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आपका सितंबर 2019 में इस अंतरराज्यीय सरकारी कॉर्पोरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर एसडीआईएल को दिए लोन को छिपाने और इसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए जो है आपका $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में मिली के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीबी की यह पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 70 लाख। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जो है 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिससे पता चलता है कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने जो है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। कांग्रेस द्वारा जो है आपका 20 जुलाई 1942 को जो है लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की सतत विकास पहलों को समर्थन करने के लिए तकरीबन $800 मिलियन की कितने विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। देखिए विश्व बैंक ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने के लिए तकरीबन $800 मिलियन की जो है आपके चार विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2 तथा भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था का सतत एवं लचीला विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करना है। ये परियोजनाएं भारत के कई परिवारों को आय के बेहतर अवसर, शिक्षा, जल आपूर्ति और अन्य सामाजिक लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। $400 मिलियन की लागत वाले भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के महामारी के कारण ये जो है गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन से देश के मंत्रिमंडल ने संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए लगातार 9वें वर्ष अपने रक्षा बजट में वृद्धि को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, जापान के मंत्रिमंडल ने चीन और उत्तर कोरिया से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए लंबी दूर की क्रूज मिसाइलों और स्टील्थ लड़ाकू विमानों को विकसित करने के लिए लगातार जो है 9वें वर्ष अपने रक्षा बजट में वृद्धि की मंजूरी दी है। जापान के रक्षा बजट से संबंधित जानकारी वित्त वर्ष 2021 के लिए जापान ने जो है रिकॉर्ड किया है कि 5.34 ट्रिलियन येन के रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जो चालू वर्ष के बजट से 1.1% की वृद्धि को दर्शाता है। बजट योजना के लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित करने की लागत भी शामिल है, जिन्हें लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है। जापान लंबी दूरी की मिसाइलों के द्वारा चीन, उत्तर कोरिया और एशिया के अन्य हिस्सों से दूर प्रहार करने के लिए अपनी सेना को सक्षम बना रहा है। 3 दशकों में लगभग $40 बिलियन की लागत से जापान के द्वारा पहला अत्याधुनिक जेट फाइटर बनाया जा रहा है और 2030 में इसके तैयार होने की उम्मीद है। इस परियोजना का नेतृत्व जो है आपका हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लॉकहीड मार्टिन कॉर्प की मदद से की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के अवसर पर कौन से संगठन द्वारा जलवायु पलायन यानी क्लाइमेट माइग्रेशन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए एक्शन एंड, ऑप्शन बी साउथ एशिया क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, गैर सरकारी संगठन एक्शन एड और स्वास्थ्य एशिया जो साउथ एशिया क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो है हाल ही में जो है जलवायु पलायन यानी क्लाइमेट माइग्रेशन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के अवसर पर जारी की गई है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से विश्व भर में होने वाले पलायन की गंभीर तस्वीर पेश करता है। रिपोर्ट का मुख्य जो शीर्षक है यह है कि भारत समेत दक्षिण एशिया के लोगों के पलायन को जलवायु परिवर्तन के चलते वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है अगले 30 वर्षों में यानी 2050 तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा भारतीय पलायन यानी माइग्रेशन करने हेतु बाध्य हो जाएंगे। वहीं दक्षिण एशिया में 2050 तक 6 करोड़ लोगों को पलायन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करते हुए कहा गया है कि बांग्लादेश से 3 करोड़ 30 लाख, नेपाल से 50 लाख, पाकिस्तान से 1 करोड़ 90 लाख और श्रीलंका से 1 करोड़ लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यदि सभी देश जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाए और वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाया जा सके तो ये आंकड़े घटकर 3 करोड़ 40 लाख तक आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।